बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 14 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर नंबर 14 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स की सूरत में आपको ये मुकम्मल चैप्टर करवाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बेटे के निशान लगा लेने हैं इस चैप्टर की डेफिनेशंस पर। ये चैप्टर 14 आपके सामने है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहली जो डेफिनेशन मार्क है आपके पास, वो है हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है रेशो की। तो रेशो, ये हमारे पास डेफिनेशन है रेशो से लेकर रेशो बी इज इक्वल टू ए और बी एज अ कंपेरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़ ए एंड बी कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द रेशो। और यहाँ से लेकर यूनिट्स तक की डेफिनेशन पे निशान लगा लें अपनी बुक पर। फिर दूसरी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की, वहाँ इक्वलिटी से लेकर इन प्रोपोर्शन तक की डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। तो यहाँ तक मुकम्मल निशान लगा लेने के बाद फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स की, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इफ़ से लेकर हमारे पास यहाँ तक की डेफिनेशन सिमिलर ट्राइंगल्स की है, ये भी आपने मुकम्मल निशान लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ तक ये डेफिनेशन है और इसके अंदर ये फिगर्स भी बनानी है। और ज़रा गौर से देखिए, दोनों फिगर्स के जो साइज़ हैं उनमें फ़र्क है। ये काम कर लेने के बाद ये यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप MCQs हैं हमारे पास। और फिर इसके बाद हमारे पास ये जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है, क्योंकि यहाँ से भी MCQs बन सकता है। इसके अलावा इसने क्वेश्चंस में भी यूज़ होना है। ठीक है। और जी इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व दैट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी MCQs के लिए निशान लगाएंगे। ये कोरोलरीज लिखी हुई हैं पेज 231 पर, आपने ये भी निशान लगा लें। ये मुकम्मल के मुकम्मल आपके कोरोलरी MCQs में बनते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये भी आपके MCQs ही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से परपेंडिकुलर तक। फिर इसके अलावा हमारे पास ये जो थ्योरम है कन्वर्स थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट को तैयार करना है, समझना भी है, क्योंकि ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं, ये लाजमी इनमें से कोई एक पार्ट एग्ज़ाम में आना है। ठीक है जी। इसके बाद ये फिर अगेन एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट भी आपने पढ़नी है और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। नेक्स्ट थ्योरम 14.14, इसकी स्टेटमेंट को भी आपने पढ़ना है और समझना है। जस्ट स्टेटमेंट करनी है, प्रूफ नहीं करनी है। 14.2, ये मुकम्मल, इसके पहले दो सवाल मुकम्मल करने अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इस पर ये देखें, आप अपनी बुक में निशान लगा लें। इसका पार्ट नंबर 3 का जो जवाब है अक्सर किताबों में गलत है। तो यहाँ पे सवाल है सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट इज़ दिस, तो ये ट्रू है, इसको ट्रू कर दें। बाद किताबों में रॉन्ग है तो इसको ट्रू कर दें। अच्छा जी, इसके अलावा ये मुकम्मल एक्सरसाइज करनी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है। और ये जो ट्रू फॉल्स हैं इसे MCQs बनते हैं। समरी भी आपके सामने मौजूद है, इसको भी आप अपनी बुक्स पे हाईलाइट कर लें। अब इन तमाम बातों को हम लोग जा रहे हैं जी समझने की तरफ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है जी रेशो की। रेशो को पहले डिफाइन करते हैं। रेशो को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़, यानी कि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का जो कंपैरिजन है उसको हम लोग रेशो कहते हैं। एक बात, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप दो स्टूडेंट्स हैं और उनके वेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक बच्चे का वज़न लाइक हम लोग कहते हैं जी 40 किलोग्राम है, और दूसरे बच्चे का वज़न भी लाइक वो हम लोग कहते हैं 45 किलोग्राम है। अब इन दोनों जो मैसेज हैं इनके, यानी कि जो आपके मैसेज का जो वेट अपना जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेशो फॉर्म में कहलाएगा। और रेशो को एक्सप्रेस करते हैं दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान दो डॉट्स लगा के। इसकी एक और शक्ल भी है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 40 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 45 किलोग्राम। अच्छा, एक और चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें। जब आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा तो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास, जो पहली क्वांटिटी है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और जब इसी चीज़ को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। एक तो ये बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है कि बेसिकली रेशो क्या है। रेशो इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़।
एक तो ये कंपैरिजन होता है दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का, और इस कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि जिन क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। ऐसा ना हो कि लाइक यहाँ पे मैंने किलोग्राम किलोग्राम लिया, ऐसा ना हो कि एक जगह पे किलोग्राम हो और दूसरे को आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ हो, या तो दोनों ग्राम में हो या दोनों किलोग्राम, यानी कि सेम यूनिट में होना ज़रूरी है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रेशो को कहते हैं कि बेसिकली वो रेशो है। रेशो की एक शक्ल और भी है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो ये डेफिनेशन थी रेशो की। अच्छा, अब रेशो के बाद जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है वो डेफिनेशन है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम लोग कहते हैं जस्ट दो क्वांटिटीज़, जो दो रेशोज़ हैं। रेशो को डिफाइन किया था कि दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है, और प्रोपोर्शन क्या है बेसिकली, इट इज़ इन एन इक्वलिटी ऑफ द टू रेशोज़। सपोज अगर मेरे पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ ए और बी थी, उनके दरमियान रेशो ए रेशो बी थी, इसकी इक्वलिटी कोई सी दो और क्वांटिटीज़ की रेशो के दरमियान हो, यानी कि अगर सी और डी की रेशो और ए और बी की रेशो इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख दिया है। तो प्रोपोर्शन को बेसिकली इक्वलिटी के जो यहाँ पे साइन को यहाँ 4 डॉट्स लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 डॉट्स का मतलब इक्वलिटी है। अब जब ये 4 डॉट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको कहते हैं ए और डी, ये हमारे कहलाते हैं एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा ये जो बी और डी सी हैं दरमियान में, ए और डी जो लास्ट में थे वो एक्सट्रीम्स हैं, और इनको हम लोग मीन्स कहते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी हैं। दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि व्हाट इज़ रेशो एंड व्हाट इज़ अ प्रोपोर्शन। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि रेशो इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज। दो एक जैसी क्वांटिटीज़ को जब कभी भी आप कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दो हाइट्स को कंपेयर कर लें एक जैसे यूनिट के साथ, दो वेट्स को कंपेयर कर लें, दो मैसेज को कंपेयर कर लें, दो फोर्सेस को कंपेयर कर लें, दिस इज़ कॉल्ड द रेशो। ठीक है। लाइक अगर आपके जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ जो कंपेयर करते हैं, वो भी उसकी क्या बन जाती है, रेशो बन जाती है। तो ये तो डेफिनेशन थी रेशो की। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही थी वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या आती है, प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वलिटी बिटवीन द टू रेशोज, यानी कि दो रेशोज़ की जो इक्वलिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। इससे रेलेवेंट कुछ डेफिनेशन आई थी एंटेसीडेंट की, कॉन्सिक्वेंट की, एक्सट्रीम्स की, मीन्स की, न्यूमिनेटर की, डिनोमिनेटर की, वो भी हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट टू डेफिनेशन है जी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल। जी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की है। वैसे तो ये डेफिनेशन हमने इन डिटेल यूनिट नंबर 10 के अंदर ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर भी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल से इसको डिफ्रेंशिएट कराना है, इसलिए इसको अगेन हम आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन आपके पास यूनिट नंबर 10 में लिखी हुई है। जी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके सिंबल की बात करते हैं। ऐसे दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये सिमिलर ट्राइंगल वाला जो निशान है, सिमिलैरिटी वाला, ये लगाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन बन जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स की या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करेंगे इस केस के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मुराद ऐसी दो ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट क्या होंगी, किस वक्त कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगी, जब इसमें ये 6 बातें पाई जाएँ, ये 6 एलिमेंट्स अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो हम लोग कहेंगे वो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अब वो कौन सी बातें कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। लफ्ज़ कॉन्ग्रुएंट की अगर हम बात करें तो इससे मुराद है कि सेम इन साइज एंड सेम इन शेप। दो फिगर्स या दो ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं जब उनका साइज़ भी सेम हो, उनका शेप भी सेम हो। अब साइज़ और शेप सेम होने से मुराद ट्राइंगल्स के लिए पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मुराद, अगर इस ट्राइंगल की हम लोग ये लेफ़्ट साइड वाली इस साइड की बात कर रहे हैं तो इसको इस ए बी साइड को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इस ट्राइंगल की डी ई साइड के। तो ये वाली बात हमने ये लिख दी कि ए बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। इसी तरीके से ये जो हमारे पे बेस में नज़र आ रही है बी सी साइड, ये बी सी साइड को इस दूसरी ट्राइंगल की भी बेस ई एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इन द सेम वे ये जो तीसरी साइड ए सी नज़र आ रही है हमारे पास, इसको दूसरी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड डी एफ है इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इन द सेम वे यहाँ जो बनने वाला हमारे पास एंगल है, लाइक ये एंगल ए है, इसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इस एंगल डी के, इस बी को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इस एंगल ई के,
और इस एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इस एंगल एफ के। तो अगर ये चीज़ पाई जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसको लिखेंगे ऐसे कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी से मुराद सेम इन साइज एंड सेम इन शेप है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सिमिलर ट्राइंगल्स की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सिमिलर ट्राइंगल्स की। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या है कि हम लोग कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं जब इसमें हमारे पास दो कंडीशन हैं। एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों एक दूसरे के, जैसा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन में बात की थी कि एंगल ए को एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एंगल बी को एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एंगल सी को एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है ये तो वही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कंडीशन थी। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हों। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल से मुराद कि अगर इस ट्राइंगल ए बी की इस साइड को रेशो आप ले लेते हैं दूसरी ट्राइंगल की साइड डी ई के साथ, तो ये बनेगी ए बी अपॉन डी ई, ए बी ओवर डी ई। अब इन दो साइड्स वो प्रोपोर्शनल होने से मुराद बाकी तमाम साइड्स की रेशोज़ के ये इक्वल होगी। मतलब अगर अब मैं दूसरी साइड इस ट्राइंगल की बी सी ले लूँ और इस ट्राइंगल की साइड ई एफ ले लूँ, इनके दरमियान रेशो बनेगी बी सी ओवर ई एफ, ये इसके इक्वल होगी। और वही आंसर सेम टू सेम होगा अगर इसकी तीसरी साइड सी ए की रेशो आपने लेनी है तीसरी साइड एफ डी के साथ, तो सी ए ओवर एफ डी। अगर ये तमाम की तमाम रेशोज़ आपस में इक्वल हैं यानी प्रोपोर्शनल हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। और इसको लिखते ऐसे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये सिमिलरिटी का साइन है और ये एमसीक्यूज भी बनता है कि सिमिलरिटी का साइन भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में और कांग्रुएंसी का साइन भी पूछा जाता है। और एक नंबर का अक्सर ये वाला एमसीक्यूज हमारे 15 में से एक नंबर का एमसीक्यूज ये वाला आता है। तो ये बात अच्छे से हमने ध्यान में रखनी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की हमने बात की है। और ट्राइंगल के मुतालिक भी हमें पता होना चाहिए था पहले कि ट्राइंगल क्या होते हैं। ट्राइंगल बेसिकली एक ऐसी शेप है जो किसी प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पे बनती है। तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाती है। जी, अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं इसका जो पहला थ्योरम है, थ्योरम 14.1.1, उसकी स्टेटमेंट को समझने लगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई सी एक साइड ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐसे इंटरसेक्ट करे कि इंटरसेक्टिंग करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो। लाइक मेरे पास ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें हमारे पास लाइन है, लाइन एल, ये इसकी थर्ड साइड बी सी के पैरेलल है। पहली बात कि यानी कि ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है, ये सिंबल पैरेलल का है और किसके पैरेलल है, साइड बी सी के। अगर लाइन एल एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स को जब वो इंटरसेक्ट करे तो ये रिज़ल्ट है कि ये इनके जो दो हिस्से बन जाएंगे इंटरसेक्ट होने के बाद, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। लाइक ए से लेकर ई तक एक ही पार्ट बन गया, ई से लेकर बी तक इसी साइड का दूसरा पार्ट बन गया। ऐसी दूसरी साइड पर भी दो पार्ट्स बन गए, ए डी पार्ट और पार्ट डी सी। अब हमारे पास ये जो पार्ट्स बन गए हैं, ये जो सेगमेंट्स बन गए हैं, इन सेगमेंट्स की जो रेशो है वो प्रोपोर्शनली है। यानी कि ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ई से लेकर बी तक का डिस्टेंस। इस लाइन सेगमेंट को जब आप इनकी रेशो लेते हैं तो ये दूसरी साइड पे बनने वाली सेगमेंट्स की रेशो के इक्वल आएगा, यानी कि ए डी और डी सी के इक्वल आएगा। अगेन देखें, अगर ये लाइन एल इस साइड बी सी के पैरेलल है तो ये बाकी दो साइड्स को कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी कि इनके जो सेगमेंट बनेंगे उनकी रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी और इस थ्योरम को एक्सरसाइज 14.1 में ही हमने
कंटिन्यूसली यूज़ करके इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी थ्योरम की मदद से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एक्सरसाइज नंबर 14.1 के साथ। थैंक यू।